नमस्कार, मैं हूँ बिरजीत आनंद और आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। अभी हमारे साथ हैं भास्कर ज्योति और मैं बता दूं भास्कर ज्योति ने बीपीएससी की 63वीं परीक्षा में 38वां रैंक प्राप्त किया था और ये जेएनयू से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन किया है। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस वार्तालाप में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रसार टीवी के माध्यम से और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मौका दिया अपने पक्ष को, अपने एकेडमिक हो या बीपीएससी की जो भी यात्रा है आपके माध्यम से मैं उसको शेयर करूँ। इसके लिए आपने एक मुझे माध्यम दिया, मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर बिहार में ऐसा माना जाता है कि बिहार के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो एक बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा में बैठना या उत्तीर्ण करना ज़रूर चाहते हैं। आप इस स्थिति में आपने 38वां रैंक प्राप्त किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना होता है? देखिए, इस यात्रा का दो पक्ष हो सकता है, दो पहलू हो सकता है। एक तो कुछ लोग, क्योंकि इस चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, इसमें जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसका दो अप्रोच हो सकता है। या तो आपने सीधा स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, तो हो सकता है 1 साल 2 साल या 3-4 साल 5 साल में जब भी हो, मतलब आप सफल हो जाएंगे। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आपने साथ ही साथ हायर डिग्री भी ली। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, कई बार क्या होता है उम्र पूरी नहीं होती है, जो 21 साल का क्राइटेरिया होता है, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो उस स्थिति में आप मास्टर्स कर लेते हैं, फिर अपने रुचि के अनुसार आप और भी हायर स्टडीज़ में जाते हैं, चाहे वो एमफिल हो, पीएचडी हो। तो मेरी यात्रा कुछ इसी तरह की रही। ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली मेरा मतलब जो मेरी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए थी वो थी नहीं, तो मैंने मास्टर्स किया। फिर रुचि हुई तो मैंने, उस समय एमफिल होता था, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को हटा दिया गया है। तो जो अप्रोच होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत किस हिसाब से है, आपकी रुचि किस हिसाब से है। क्या आप बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? यदि प्री सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप हायर डिग्रीज लेंगे या नहीं लेंगे। तो बिल्कुल दो तरीके का अप्रोच है। ये इंडिविजुअल अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आप किसी भी रास्ते को चुनते हैं, इसमें जो 2 चीज़ें 3 चीज़ें बहुत अनिवार्य है। वो एक सिंसियरिटी की, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए 10th क्लास में, 12th क्लास में। एक निरंतरता होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और समाज में कुछ करने का एक जज्बा होना चाहिए। यदि ये कुछ 2-4 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको निश्चित रूप से इस रास्ते को जो कि आप चुन लेते हैं उस पे जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मतलब एक दूसरे को देखकर कि उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेते हैं। तो इस अप्रोच के साथ आप कुछ दिन तो ऊर्जा बना के रखेंगे, लेकिन आपको एक जो निरंतर ऊर्जा है वो नहीं मिल पाएगी। और सर जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है लगातार परीक्षाएं होने के उपरांत या फिर परीक्षाएं के पहले ही कुछ न कुछ धांधली खबर आ जाती है। कभी पेपर लीक हो जाता है या कभी कट ऑफ मार्क्स को लेकर धांधली हो जाती है। तो इस दौरान विद्यार्थी जो हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें काफ़ी आवेश देखा जाता है या उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो अगर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं इस बात को, इस तथ्य को सिरे से खारिज करता हूं कि बीपीएससी में मतलब कोई धांधली अभी हाल के दिनों में हो रही है। आपने स्वयं बताया कि 63वीं परीक्षा में मेरी 38वीं रैंक थी। उसके बाद 64वीं परीक्षा भी मैंने दिया था, क्योंकि 63वीं का जब तक रिज़ल्ट आया था उस समय 64वीं का रिज़ल्ट बाद में आया था। 63वीं का, उससे पहले 64वीं की परीक्षा हो गई थी, तो मैंने 64वीं का भी एग्ज़ाम दिया। मैं 64वीं बीपीएससी में भी क्वालिफाई किया। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी मेरा चयन हुआ। और ऐसा माना जाता है अमूमन कि जो बिहार के छात्र होते हैं उनका दूसरे लोक सेवा आयोगों में चयन नहीं होता है, खास करके उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। मेरा स्वयं जो है सो उत्तर प्रदेश में चयन हुआ। मेरे जानने वाले लोग हैं जिनका राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयन हुआ, हरियाणा लोक सेवा आयोग में चयन हुआ। लेकिन उन तमाम अनुभवों के बावजूद मैं कह सकता हूं कि मैं चूँकि दिल्ली में रहा, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता रहा। हमारे क्लोज़ ग्रुप में कम से कम 15-20 लोग थे। जेएनयू में मेरे इतने सारे मित्र थे, आज सभी के सभी लोग जो है सो चयनित हो गए हैं। मेरी अपनी बहन मेरे से, हालांकि वो उम्र में छोटी है, किंतु उसका चयन मेरे से पहले हुआ। मेरे घर में जो मेरे बहनोई हैं वो भी जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी डिप्टी कलेक्टर हैं। और ऐसे मेरे तमाम सारे मित्र जिनसे हम लोग अपेक्षा करते थे कि उनकी निरंतरता बनी हुई है, वो पढ़ाई
पढ़ाई में अव्वल दर्जे के व्यक्ति हैं और वो सारे लोग चयनित हुए हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग में धांधली होती है। कुछ लोग जिनका चयन नहीं होता है वो इस तरह के नकारात्मक मतलब वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि धांधली हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन मैं तो अपने क्लोज सर्किल और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जिस पारदर्शिता के साथ हो रही है, जिस निरंतरता के साथ हो रही है, जिस टाइम बाउंड तरीके के साथ हो रही है, आज के दिन में आप पूरे देश भर में किसी भी लोक सेवा आयोग का इस तरह से निरंतर परिणाम नहीं देखेंगे। लगभग 1 साल में एक परिणाम आ रहा है और वो भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से। जिन जिन के बारे में हम लोग को लगता है कि इनका चयन होना चाहिए उनका हो जाता है, जो लोग पिछले एग्ज़ाम में छूट जा रहे हैं उनका अगले एग्ज़ाम में हो जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को ही बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कोई धांधली हो रही है। निश्चित कहीं ना कहीं जो है सो आप निगेटिव वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। आपके प्रयास में यदि कहीं कमी आ रही है, खामी आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास करिए, निरंतरता बनाए रखिए। पीटी पक्ष यदि आपका कमज़ोर है तो प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए, मेंस में यदि कमी हो रही है तो मेंस में ध्यान दीजिए। आपका आप सफल जरूर होंगे, आपका चयन जरूर होगा, इसलिए नकारात्मकताओं से दूर रहें। तो छात्र छात्राएं अपनी एकाग्रता बनाए रखें तो सफलता मिलेगी। ऐसा सर कहा पिछले विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि अब जेएनयू से पास आउट है, तो इसलिए प्रश्न है कि विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि जेएनयू का जो शैक्षणिक माहौल है वो कहा जा रहा है कि अब शिक्षा के लिहाज से सही नहीं है, वहाँ का वातावरण काफ़ी राजनीतिक हो गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिर इस बात को भी मैं मतलब जो है सो नकारता हूँ, इसलिए मैं तथ्य के साथ आपके सामने बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि बिना तथ्यों की बात करूँगा। अभी NIRF रैंकिंग आ रही है, पिछले 5 सालों से, लगभग 4-5 सालों से NIRF रैंकिंग आ रही है। आप जनरल यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में यदि देखेंगे, एक तो मतलब कंसोलिडेटेड रैंकिंग निकलती है जिसमें IITs या IISc जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। उस कंसोलिडेटेड रैंकिंग में भी JNU 5वें नंबर पर रहता है हर साल। और यदि जनरल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में देखेंगे जिसमें मान लीजिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो उसमें JNU हर साल मतलब नंबर 1 पे होता है। उसके बाद जो दुनिया भर की रैंकिंग निकलती है उसमें भी यदि दुनिया का एकमात्र यूनिवर्सिटी मतलब जो भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कहीं पर जगह बना पाता है वो JNU है। रैंकिंग के अलावा भी यदि मैं बात करूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि JNU में 6 साल 7 साल मैंने पढ़ाई की है, मैं एकदम गर्व के साथ कह सकता हूँ, अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि भारत में JNU जैसी पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है। जो इस डिग्री को मैंने महज कुछ मतलब जो है सो सैकड़ों में मैंने पा लिया, उसी मतलब डिग्री को आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से यदि MA करने जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी से, आप PhD करने जाएंगे, मैं जानता हूँ जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसी तरह की डिग्री यदि आप वहाँ से लेंगे तो आपको 15 लाख 16 लाख 20 लाख रुपए, और फिर भी मैं कहता हूँ कि उस तरह की गुणवत्ता नहीं मिलेगी निजी विश्वविद्यालयों में जिस तरह की गुणवत्ता आपको JNU जैसे विश्वविद्यालय में मिलती है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता हूँ, वहाँ पे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उस मुट्ठी भर लोगों से कोई संस्था नहीं बनती है। उस संस्था का कैरेक्टर उस मुट्ठी भर लोगों से नहीं मतलब डिसाइड होता है। आप JNU में जाएंगे, सुबह से शाम तक आपको लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं मिलेंगी। जिनको जिस भी पक्ष में रुचि है, जिनको जिस भी क्षेत्र में रुचि है, लोग अपना अपना कैरियर उस क्षेत्र में बना रहे हैं। और आप आज बिहार के किसी भी ज़िले में चले जाएं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में, आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको पॉलिटिक्स में JNU के लोग आपको दिख जाएंगे सारे टॉप पोजीशंस पे। JNU में आपने 6 साल पढ़ाई किया, वहाँ पे आपने कहा इस दौरान आपको दिल्ली घूमने का भी मौका मिला होगा। तो अगर मैं दिल्ली की शैक्षणिक व्यवस्था की बात करूँ, शिक्षा व्यवस्था की बात करूँ और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करूँ, तो आप बिहार को कहाँ पाते हैं दिल्ली के अनुपात में? देखिए, शैक्षणिक में सबसे पहले प्राइमरी स्तर से हम यदि शुरू करें, स्कूली शिक्षा, तो मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था मतलब बिहार में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश यदि कहा जाए तो वो थोड़ी सी मतलब जो है सो धराशायी हो गई है। थोड़ी सी नहीं, कहा जाए तो एक तरह से धराशायी हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर तो दिया गया, किंतु शिक्षकों की बहाली उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से एक आप आयोग के माध्यम से प्रॉपर परीक्षा करवा के प्रॉपर इंटरव्यू लेके कर सकते। और फिर कहीं ना कहीं आज पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग CBSE की तरफ मूव कर रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम की तरफ जो है सो मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि प्राइमरी शिक्षा जो है सो बिहार में, अमूमन ये हर एक राज्य में इस ऐसी स्थिति है, तो प्राइमरी शिक्षा जिसको हम स्कूली शिक्षा कहते हैं वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद कॉलेजों में इस तरह का माहौल नहीं है कि मतलब लोग जाके, अभी भी आपसे जब मुलाकात हुई थी मेरी पटना कॉलेज में, तो वहाँ पे जितने लोग थे वहाँ पे उनसे यही बात हो रही थी कि कॉलेजेस में क्लास नहीं चलती है। जो जैसे पटना कॉलेज ही हो गया या अभी आरा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, सब जगह जेएनयू के लोग अभी जो लास्ट बीपीएससी के थ्रू लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स हुआ आए हैं। अब वो बहुत अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं, पढ़ा के आए हैं, तो उनकी अपेक्षा रहती है कि बच्चे क्लास में आए। किंतु अभी एक मैडम बता रही थी कि वो कॉल करके जो है सो बच्चों को बुलाना पड़ता है कि आप आइए, और जब वो कॉल करती हैं तो फिर उनके कभी माता पिता, कभी भाई फ़ोन करते हैं कि क्यों आए, फॉर्म भर दिया है। तो इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। लोगों के मानसिकता में ही शायद नहीं है कि क्लास जाकर अटेंड करना है, रेगुलर क्लासेस करना है, बस नामांकन करवा लेना है, परीक्षा जाके दे देनी है। तो जब तक क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो उस तरह का जो डिबेटिंग कल्चर होता है, उस तरह का जो क्लास लर्निंग होता है, टीचर के साथ आप सीखते हैं, वो हो नहीं पाएगा, और निश्चित रूप से इस चीज़ की कमी है। किंतु अभी बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं जिसमें हमारे जानने वाले प्रोफेसर भी हैं, मतलब हमसे ही मान लीजिए 2-4 साल 5 साल जो सीनियर थे वो वहाँ पे आज के दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए, और कुछ शोधार्थी भी हैं। कहीं ना कहीं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो गुणवत्ता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के तुलना में वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस हो रही है, रेगुलर जो है सो रिसर्च का भी माहौल बना हुआ है। तो आप यदि अध्ययन का या जो शैक्षणिक योग्यता है उसका स्तर बढ़ाना चाहते हो, उसके गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्लासेस रेगुलराइज करनी पड़ेगी। और इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, इसमें सिर्फ स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन या शिक्षकों का दोष नहीं है। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की भी मतलब जो है सो कमी रहती है, समाज की भी कमी रहती है कि आप नामांकन करवा के जो है सो दिल्ली चले जाते हैं, आप नामांकन करवा के अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। क्लासेस जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे तो उस तरह की गुणवत्ता कहाँ से आ पाएगी जो दिल्ली में होता है। खासकर अगर बात की जाए तो बीएससीबी की बात की जाए तो इसकी स्थिति तो काफ़ी दयनीय है बिहार में। अगर आपको मौका मिले कि इसके अधिकारी के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है तो क्या कुछ सुझाव, मतलब क्या कुछ आप बदलाव लाना चाहेंगे इसमें बीएससीबी के विभाग में? देखिए, मैं मतलब ये मेरा निजी विचार है, क्योंकि मैं एक सरकारी पद पे हूँ और सरकार की नीतियों की मतलब सम्मान करना मेरा कर्तव्य बनता है। किंतु एक मेरा व्यक्तिगत एक शोधार्थी के तौर पे और चूँकि एकेडमिक्स में जुड़े रहने के तौर पे ये मेरा व्यक्तिगत निजी विचार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल सरकार की पॉलिसीज़ होती है डीबीटी की, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, तो सरकार को इसी तरह की नीति शिक्षा के क्षेत्र में भी लानी चाहिए कि जैसे आप आज के दिन में है ना कि आपको मान के चलिए कुछ एलपीजी खरीदना है, गैस खरीदना है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधा आपके जो है सो अकाउंट में आ जाता है। तो उस तरह की योजना यदि ले आई जाए कि मतलब आप एक बच्चा है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है, सरकार की मतलब जो पॉलिसी है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट है एक बच्चा का पढ़ना, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि आपको एजुकेशन के लिए सब कुछ करना है, तो उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल राइट के तहत सरकार सीधे सीधे बच्चे के अकाउंट में या उसके पेरेंट्स के अकाउंट में सीधा सीधा जो कुछ मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करे, या आपको जहाँ से भी पढ़ाई करना उचित लगता है, चाहे वो आपको निजी विद्यालय में लगता है, चाहे आपको सरकारी विद्यालय में लगता है, आप वहाँ से पढ़ाई करें। लेकिन सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि वो सच में पढ़े, गुणवत्तापूर्ण जो है सो पढ़ाई करे, और उसको चेक एंड बैलेंसेस भी उस पर रखे कि ऐसा नहीं कि बस आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फिर उसका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए, अप्राइजल होना चाहिए कि जो हमने ट्रांसफ़र किया क्या उसका रिटर्न आया कि नहीं आया। तो मुझे लगता है चूँकि सरकारी व्यवस्था में आज के दिन में चूँकि अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तमाम तरह के आप जैसे ही राज्य के बाहर निकलेंगे या राज्य में भी तो अंग्रेजी का माहौल, तो आप पूरे शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजीकरण तो कर नहीं सकते हैं, और ये मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप अंग्रेजीकरण कर दीजिए। लेकिन यदि किसी को रुचि है कि क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है सो सीबीएसई स्कूल में इंग्लिश मीडियम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यदि आप सरकार के तौर पे जो है सो उनको उसी चीज़ के लिए योगदान देते हैं कि ठीक है आपको पढ़ाई करनी है आप उधर ही कीजिए, तो सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी और बच्चों को भी लाभ होगा। अगर मैं सही हूँ तो आप एक प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं अभी? नहीं, मैं एक अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी हूँ। अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी। तो उस इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्रीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ के नागरिक अभी भी अगर किसी काम के लिए पटना या जिला स्तर पे किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, खासकर अगर डीएम कार्यालय में जाएँ, अगर एसडीओ कार्यालय में जाए, डीओ कार्यालय में जाए, तो उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है अपनी किसी भी बातों को वहाँ पे रखने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए। क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या क्या कुछ सही चल रहा है या गलत चल रहा है? क्या आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? देखिए, इस तरह की व्यवस्था में भी जो है सो काफ़ी परिवर्तन आया है। वो चाहे जैसे हमारा ही विभाग है निबंधन विभाग, जो कि राजस्व से भी संबंधित है और भू अभिलेखों के संधारण से भी संबंधित है और दस्तावेजों के निबंधन से भी संबंधित है, या आप एक प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी के ऑफिस की बात करें या अनुमंडलाधिकारी की बात करें, इन तमाम तरह के जो कार्यालय थे इसमें पूर्व में बहुत सारे अनियमितताओं, विसंगतियों, इन सब को ये सब देखने को हम लोगों को मिला था। लेकिन जब
से कंप्यूटरीकृत हुआ है व्यवस्था, इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे काफ़ी पारदर्शिता आई हैं। जैसे मैं अपने ही विभाग की यदि बात करूँ तो हमारे विभाग में जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं अभी बिरौल अनुमंडल में पोस्टेड हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया तो अपने कार्यालय में पारदर्शिता को बनाने के लिए मैंने तुरंत 1 महीने के अंदर में CCTV कैमरा लगवाया। तमाम कर्मियों के कक्ष में, तमाम ऑपरेटर के कक्ष में, लिपिकों के कक्ष में, मेरे अपने चैम्बर में, मेरे अपने इजलास कोर्ट में, ताकि यदि जनता हमारे किसी भी लिपिक से, हमारे किसी भी ऑपरेटर से या हमसे आकर बात करती है और उसको कोई गुमराह करता है कि आपका पैसा लेके कोई काम हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों पर चेक्स एंड बैलेंसेस किया जा सके। बाहर में बिचौलियों से बचने के लिए जो है सो हमने तमाम तरह के कदम उठाए, और ये इसमें निजी रूप से मैंने भी कदम उठाया। सरकार की भी बहुत सारी नीति हैं। अभी आपने सुना होगा कि श्री के पाठक सर, जो कि मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनकर आए हैं, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्कस करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे इतनी पारदर्शिता आएगी कि लोग घर पर बैठ के जो है सो अपना काम करवा सकते हैं। बहुत सारे, जैसे आप दाखिल खारिज की ही बात करें तो पहले दाखिल खारिज में लोगों को काफ़ी चक्कर काटना पड़ता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता था, बिचौलिए लोग थे। लेकिन आज अब देखिए साइबर कैफ़े में बैठ के, या लोग शिक्षित लोग हैं वो अपने घर में बैठ के जो है सो दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा नियम होता है जिसमें हम लोग दाखिल खारिज स्वयं करवा देते हैं, जनता को आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह का परिवर्तन सारे विभागों में, अलग अलग विभागों में जो है सो अलग अलग बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो चीज़ें सरलीकृत हो रही हैं, चीज़ें आसान हो रही है, सहज सरल हो रही है, और जनता को इसका लाभ हो रहा है। जो जो शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, जो जो लोग जागरूक होते जाएंगे, पारदर्शिता उतनी बढ़ती जाएगी और लोगों का अवेयरनेस। और इसमें एक बड़ा रोल जो है सो, अभी तुरंत पंचायत का इलेक्शन खत्म हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है सो पूरा पंचायती राज व्यवस्था का भी है। जो लोग जो है सो, मतलब जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, या प्रमुख हैं, या समिति के सदस्य हैं, चूँकि वो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका एक दबाव होता है। तो यदि लोगों को समस्या होती है तो उनको जाके कहते हैं, फिर वो हमसे मिलते हैं। लोकल स्तर जो इस तरह के जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, वो लोग दबाव बनाते हैं, तो काम जो है सो उससे पारदर्शितापूर्ण जो है सो तरीके से होती है। तो चीज़ें बदल रही है, निश्चित रूप से बदल रही है, और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आप एक BPSC होल्डर हैं, आपने JNU से पढ़ाई किया, इतने उच्च स्तरीय आपने पढ़ाई की, और आपने वैकल्पिक भाषा के तौर पे लोक सेवा आयोग में मैथिली रखा। तो इतने बड़े एग्जामिनेशन में मैथिली भाषा रखना, और अभी भी जो मिथिलांचल है या जो मैथिली भाषी हैं वहाँ मैथिली का प्रयोग कम किया जाता है, या इस तरह सीधा शब्दों में कहा जाए तो मैथिली का स्तर काफ़ी गिर चुका है बिहार में ही की भाषा मैथिली, और मैथिली का स्तर काफ़ी गिर चुका है। क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और आप किस नज़र से देखते हैं मैथिली भाषा को? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग कतराते हैं मैथिली बोलने से। ये बहुत एक विडंबनापूर्ण स्थिति है, जबकि मैथिली उन कुछ चुनिंदों भाषाओं में से है जो जिनको संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में जगह मिला है। तो हमें गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए जो भी मिथिलांचल के वासी हैं या मिथिला के वासी हैं, और जो मिथिला के वासी नहीं भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे UPSC में हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग भी मैथिली लेकर सेलेक्ट हुए हैं। नीलिमा खुड़वाल जी का काफ़ी अच्छा मार्क्स था, और अभी वो IRS हैं। आदित्य भारद्वाज जी हों, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैथिली भाषा, मैंने भी मैथिली से UPSC का इंटरव्यू दिया, BPSC में 2 बार चयन हुआ। तो मैथिली रखने का सबसे पहले तो ये कारण था कि चूँकि मैथिली का सिलेबस छोटा है थोड़ा, और मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, मेरा मैथिली के प्रति एक अनुराग था, रुचि थी, पढ़ने की इच्छा थी, साहित्य से प्रेम था, तो मैंने मैथिली पढ़ा, और उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। मुझे UPSC से लेकर BPSC तक में अच्छे मार्क्स आए। अब जो दूसरा प्रश्न है आपका कि मैथिली में क्या किया जा सकता है, मैथिली के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, और वो जागरूकता भी शायद आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जैसे पूरा मिथिला क्षेत्र में अभी मिथिला स्टूडेंट यूनियन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था कुछ साल पहले, उसके 3-4 लोग जो है सो अभी जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पे चुन के आए। वो मिथिला या मैथिली से संबंधित कई सारे विषयों पर आंदोलन करते हैं। अभी आपने देखा दरभंगा में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह के आर्ट्स एंड कल्चर या जो भी चीज़ें मैथिली या मिथिला के संवर्धन के लिए आवश्यक है, उन विषयों पर चर्चा की गई। अभी दरभंगा महोत्सव होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मैथिली में, जो कि 10 साल पहले आप देखेंगे तो इस स्तर पर नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो आज के यूथ हैं वो अपने भाषा के प्रति जो है सो अब आकर्षित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे लोगों के विषय में सुनेंगे कि बहुविध भाषी थे, उनको बहुत सारा लैंग्वेज आता था। तो आप ठीक है, आप अंग्रेजी भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए कि आप मैथिली हैं तो सिर्फ मैथिली बोलिए या मैथिली सीखिए, लेकिन आपको मिथिला या मैथिली चूँकि एक संवैधानिक भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। अभी ये चीज़ें हम लोग अक्सर फेस करते हैं। मैं चूँकि थोड़ा मैंने बताया कि मुझे मिथिला के प्रति या मैथिली के प्रति अनुराग रहता है, तो मैं जब भी मिथिला क्षेत्र
क्षेत्र में होता हूँ तो मैं दुकानदार से यदि मैं मैथिली में बात करता हूँ कि कंटा ये दो दिया, कंटा वो दे दिया, तो वो हिंदी में रिस्पॉन्ड करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं कि हम, लेकिन आप इसके विपरीत देखिए, यदि आप किसी बंगला नागरिक से मिलिए या उड़िया से मिलिए या किसी भी साउथ इंडिया के लोगों से मिलिए, तो आपस में हमेशा अपने ही भाषा में बात करते हैं। वर्तमान परिवेश में मैथिली भाषा अपने शिखर की ओर अग्रसर है, ऐसा आपका मानना है? मुझे लगता है, क्योंकि इसके बोलने वाले लोग, क्योंकि मैं लंदन में गया था, आपको पता ही है, तो वहाँ पे भी मैंने ये जागरूकता देखी कि जो लोग हैं जिनका एक तरह से आप देखा जाए तो उनका कहीं परिवेश नहीं था, मतलब वो शुरू से ही एक तरह से मतलब जैसे इंग्लिश कल्चर में रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सो मैथिली सीखें, और वो इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, सिखवाते हैं। अब वो अवेयरनेस बढ़ रही है, और ये एक फैंटेसी भी है कि हम एक नई भाषा सीखें, अपनी भाषा, मातृभाषा, मधुर भाषा है। ये तो पूरे दुनिया भर में ये मतलब जो है सो का मानना है कि मैथिली बहुत मधुर भाषा है। तो अब उसको अंगीकृत करने के लिए भी जो है सो, और मुझे लगता है कि चूंकि आबादी भी अभी अपने शिखर पे है, शीर्ष पे है, युवा आबादी भी शिखर पे है, तो युवाओं को वो चीज़ आकर्षित कर रही है, आकर्षित भी कर रही है, अनाकर्षित भी कर रही है, लेकिन जो है सो लोग अब जो है सो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। चाहे वो देखिए अभी पॉलिसी वाइज भी आप देखेंगे तो लोग प्रचार कर रहे हैं कि अभी सेंसस होने वाला है, तो भाषाई आधार पर लोग बोले कि मेरा जो मैथिली है, मदर टंग है, वो मैथिली भाषा है। तो बहुत सारा काम हो रहा है जो कि मिथिला और मैथिली को पॉपुलराइज करने का काम किया जा रहा है। एक आखिरी प्रश्न होगा कि ऐसी खबर है कि आप किसी मैथिली पत्रिका के संपादक भी हैं, क्या यह सच है? हाँ, तीरभुक्ति पत्रिका, जब हम लोग दिल्ली में थे, चूँकि मैं जेएनयू मिथिला मंच का अध्यक्ष था, तो उसी दौरान हम लोग दिल्ली में जितने भी विद्यापति पर्व समारोह होता था या जिस तरह अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, तो मैं था, एक रितेश पाठक जी हैं जो कि भारतीय सूचना सेवा में है, विनीत उत्पल जी हैं जो कि मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं, प्रवीण झा जी हैं खालसा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो हम लोगों ने उसी समय अखिल भारतीय मिथिला संघ के अंतर्गत तीरभुक्ति नाम की एक रिसर्च जर्नल स्टार्ट की थी, क्योंकि मिथिला और मैथिली में भी बहुत सारी पत्रिकाएं और बहुत सारे अखबार आते थे, लेकिन ज़्यादातर साहित्य से संबंधित होते थे, मतलब उनमें कविता कहानियाँ ज़्यादा होती थी। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि मैथिली में शोधपरक लेखों की आवश्यकता है, स्व सामाजिक विषयों से संबंधित, आर्थिक विषयों से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, विकास से संबंधित। तो हमने जब इस चीज़ को महसूस किया तो हम लोगों ने वहाँ पर तीरभुक्ति पत्रिका की नींव रखी थी, और संपादक के तौर पर मैं उसके अलग अलग पहलुओं को देखता था। मैं अकेला संपादक नहीं हूँ उसमें, मैं एक वन ऑफ द एडिटर्स हूँ उसमें। तो जो मुख्य संपादक हैं उसके विनीत उत्पल जी हैं, रितेश पाठक जी हैं, मैं उसके शोध के विषयों को देखता हूँ। तो उसमें जो है सो हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, जो भी शोधार्थी हैं, उनसे लेख लिखवा कर, कई बार हम अंग्रेजी के लेखों का अनुवाद भी करवाते हैं कि यदि हमें अंग्रेजी में मिथिला या मैथिली से संबंधित कोई इस तरह का, जो जैसे मान लीजिए मिथिला में बाढ़ आती है, तो यदि बाढ़ से संबंधित हमें कोई बहुत ही अच्छा आर्टिकल अंग्रेजी में ही मिल गया तो हम अपने टीम से उसको अनुवाद करवा के उस आर्टिकल में छापते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसका रिकवर नहीं हो पाता है जो छापने का जो प्रिंट प्राइस होता है, लेकिन प्रयास ये है कि वो उसका सर्कुलेशन बढ़े ताकि जो है सो लोगों तक एक शोध लेख पहुंच सके और इस वस्तु स्थिति को जान सके। बिहार में उपलब्ध है ये पत्रिका? हाँ बिल्कुल, अलग अलग सेंटर्स हैं उसके, वहाँ पे उपलब्ध है। बिहार के विद्यार्थियों की बात की जाए जो इस पत्रिका को लेना चाहें तो कहाँ से लेना चाहेंगे? एक तो चूँकि मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, दूसरा तीरभुक्ति का जो तीरभुक्ति का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और वो यदि तीरभुक्ति पत्रिका का आप ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें केंद्रों का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए पटना में कहाँ पे मिल सकता है, सहरसा में कहाँ पे मिल सकता है, जैसे किसी बुक स्टॉल का नाम रहता है और उस बुक स्टॉल पे वो पत्रिकाएं रेगुलरली आती है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक बार में 6 महीने का जो है सो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करके, तो आप अपना एड्रेस भेज देंगे तो वहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट से, जो वो त्रैमासिक पत्रिका है, तो वो आपके घर पर भी पहुँच जाएंगी। तो आपको जो भी सुविधा हो, सुलभ हो, उस आधार पर आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपनी इतनी सारी ज्ञानों को साझा किया। मेरे लिए भी ये बहुत ही सुखद क्षण है। मैंने पहले भी बोला कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच पाया, अपनी बात को रख पाया, मेरे लिए भी सुखद क्षण है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कठिन परिश्रम से मेहनत करके मेरे तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भास्कर ज्योति। मैं फिर से बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं परीक्षा में इन्होंने 38वां रैंक प्राप्त किया था और अभी यह नियोजन निबंधन विभाग में कार्यरत हैं बिरौल प्रखंड में, बिरौल अनुमंडल में। मैं हूँ विश्वजीत आनंद, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। अगर आप इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए, खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट prasartv.in पे लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।